हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस की स्टोरीज को देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ एक जानवर है जो कि भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये स्लॉथ नामक जानवर है जो एकदम सेम टू सेम भालू की तरह दिख रहा है, लेकिन ये भालू नहीं है। और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर मस्ती में सोता रहता है। मतलब ये जो है, आपके जो दिन में 24 घंटे होते हैं उनमें से 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। सोचिए, 17 घंटे तक ये सोता रहता है, वो भी कैसे? पेड़ से उल्टा लटक कर। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। मतलब ये लोग स्लॉथ जो होते हैं वो जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं। इसीलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग जिस पेड़ पे हैं उसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, तो इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसीलिए ये लोग उस पेड़ के पत्ते खाने के बाद आराम से 17 घंटे तक सोते रहते हैं। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब जिस पेड़ पे वो लोग रह रहे हैं, जब उस पेड़ के सारे पत्ते खाकर खत्म कर देते हैं तो जो बगल में पेड़ रहेगा उस पे चले जाएंगे। और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो स्लॉथ जानवर है इसकी उम्र 40 साल होती है। ये लोग 40 साल तक जीवित रहते हैं और ये लोग अपने 40 साल के पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर इनका जीवन बीत जाता है। इससे ये पता चलता है कि अगर 40 साल का इनका जीवन है जिसमें ये लोग 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी 5 साल एक पेड़ पर ये लोग बिताते हैं। और ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। मतलब पूरे हफ्ते में मात्र एक बार जो ये लोग पेड़ों पर से नीचे उतरते हैं, वो भी शौच करने के लिए। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्लॉथ क्या है, तो स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो कि करीब करीब 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक कर मस्ती में सोता रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाकर ये जीवित रहता है। और साथ ही ये लगभग अपने 40 साल के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये जाता है, उतने में इसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक पेड़ पे 5 साल में ये पूरे पत्ते खा जाता है। तो ये था स्लॉथ। अब देखते हैं अगला जानवर जो कि है बाघ। तो बाघ के बारे में आपको बता दें कि जो बाघ होता है वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये जो बाघ होते हैं ये रात के अंधेरे में ये इंसानों से 6 गुना बेहतर, मतलब 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। सोचिए। और साथ ही ये लोग जो बाघ की मूछें होती हैं ये हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। जो बाघ होता है इसकी जो देखिए ऐसे ऐसे मूछें हैं, ये हवा में होने वाले वाइब्रेशन को भी भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ये अपने मूंछ के द्वारा हवा में होने वाले वाइब्रेशन के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा शिकार कहाँ पे है, कहाँ पे वो चल रहा है, क्या कर रहा है, इसको जो है पता चल जाता है। और इसी के जरिए इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो बाघ होते हैं
उनकी जो मूछें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जो कि हवा में होने वाले वाइब्रेशन को पहचान लेती हैं। और जब जानवर चलते हैं तो हवा में थोड़ा सा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसके बाद बाघ लोग जान जाते हैं कि जानवर आ रहे हैं, उनका शिकार करना है। और साथ ही बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। जैसे मतलब जो बाघ होते हैं उनका जो एरिया बटा रहता है वो अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं, और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। मतलब एक बाघ का इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है, और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से पहचान लेता है। जब कोई एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाता है, उसके एरिया में जाता है, तो उस बाघ के मूत्र की गंध से वो समझ जाता है कि वो किसी दूसरे के एरिया में आ गया है, और फिर उस इलाके में घुसना या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। तो फिर मतलब उस इलाके में उसको जाना है या नहीं, वो तो उस बाघ की मर्जी हो जाती है, क्योंकि जाएंगे तो लड़ाई होगी ही। और मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है। बाघ ऐसा जानवर है जो अलग अलग अवसरों पे अलग अलग मौकों के अनुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग तरीके की आवाज निकालता है, या फिर अगर बाघिन को, जो फीमेल बाघिन होती है, उसको बुलाना हो तो उसको अलग तरीके की आवाज निकाल कर बुलाता है, या फिर कभी कराहना हो या फिर कभी गुर्राना हो तो भी अलग तरीके की आवाज निकालता है। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाघ का जो गुर्राना होता है, जो बाघ की दहाड़ होती है, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे 3 किलोमीटर तक। और साथ ही बाघ जो होता है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। जो ये बाघ होता है, अगर मान लीजिए जो हवा के द्वारा जो पत्ते हिल रहे हैं, और साथ ही अगर कोई जानवर जो है झाड़ियों में या पत्तियों में जा रहा है, उससे जो पत्तियां हिल रही हैं, दोनों के अंतर को भांप लेता है। वो इस अंतर को स्पष्ट कर लेता है कि पत्ती हवा से हिली है या फिर किसी जानवर के जाने से हिली है। और साथ ही बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब यह है कि जो बाघ के कान होते हैं वो जो है अलग अलग दिशाओं में उसको जो है मोड़ सकता है, और उसको मोड़ के क्या करता है, अलग अलग दिशाओं से आने वाली आवाज़ को अपने कान में इकट्ठा करके सुन लेता है। मतलब बाघ बिना सर को घुमाए अपने कानों को मोड़ कर भी अगल बगल से आने वाली आवाज़ों को सुन सकता है, अपने शिकार को महसूस कर सकता है कि शिकार कहाँ से आ रहा है। तो ये थी आपके बाघ की कहानी कि जो बाघ है इतना सतर्क जानवर है, ठीक है, इतना एक्टिव और इतना फुर्तीला, इतना मजबूत जानवर होने के बावजूद ये जो आज बाघ हैं इनका जो वजूद है खतरे में है। मतलब बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज बाघ खतरे में है। सोचिए बाघ को जंगल में किन चीज़ों से खतरा हो सकता है। एक्चुअली बाघ को खतरा किन चीज़ों से हो सकता है, वो इंसान ही है। इंसान ही है जो हर चीज़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप जानते हो जो हाथी है उसको उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मार के उसका जो है सींग तोड़ते हैं, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। और तो और जो कस्तूरी हिरण होता है उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। और जो जानवरों को मारते हैं उन लोगों को शिकारी कहते हैं।
तो यहाँ से आप यह समझ गए कि चाहे वो बाघ हो या फिर अन्य जंगली जानवर हों, उन सबको जो इंसान हैं, जो शिकारी लोग हैं, अपने फायदे के लिए मार देते हैं। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि हाथी को लोग क्यों मारते हैं, तो हाथी को उसके दांतों के लिए मार देते हैं, उसके दांत का जो है सब लोग इस्तेमाल करते हैं। गैंडे को उसकी सींग के लिए मार देते हैं, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार देते हैं। और कस्तूरी हिरण को जो उसके पास जो थोड़ी सी कस्तूरी वाली खुशबू होती है उसके लिए मारते हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। आखिरकार जंगल जो है कटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और लोग जो है इन जानवरों का शिकार करते जा रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से अब इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि ये लोग विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। और हमारे देश की जो सरकार है, इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जो जंगल हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है ताकि ये जो जानवर हैं ये लोग विलुप्त ना होएं। जैसे उन जंगलों का नाम है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको जो है सरकार सुरक्षा दे रही है ताकि जो है जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही एक और आपका जो है नेशनल पार्क है उसको भी सरकार सुरक्षा दे रही है, जो कि है राजस्थान के भरतपुर जिले में, जिसे घना नेशनल पार्क कहते हैं। ये जो जंगल हैं जिनको सरकार सुरक्षा दे रही है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है और यहाँ के लोग जानवरों को या तो जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये थी जानवरों की कहानी। अब आइए हम लोग सपेरों की कहानी को देखते हैं। सपेरों की कहानी में जो सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि कालबेलिया किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा सपेरों को। जो लोग सांप को पकड़ते हैं, सांप को नचाते हैं, जिन्हें सपेरा कहा जाता है, उन्हें ही कालबेलिया भी कहा जाता है। अब एक डिजाइन है जिसका नाम है नागगुम्फन। नागगुम्फन नामक एक ऐसी डिजाइन है जिसका प्रयोग रंगोली बनाने में, कढ़ाई करने में, दीवारों को सजाने के लिए कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में इसका जो है प्रयोग होता है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि नागगुम्फन क्या है, तो नागगुम्फन एक डिजाइन है और ये डिजाइन इस डिजाइन का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है? रंगोली बनाने में, कढ़ाई करने में और दीवारों को सजाने के लिए। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि नागगुम्फन किन किन राज्यों में जो है इनकी इस डिजाइन का प्रयोग होता है, तो आप लोग बताओगे सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। आपको नागगुम्फन डिजाइन का ये इमेज दिखा दे। देखिए यही जो डिजाइन है इसी को नागगुम्फन डिजाइन कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नाग बना है, बीच में सपेरा बना है और सांप की तरह देखिए ऐसे 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 एकदम पूरा ये घूमा हुआ है। तो इसी को नागगुम्फन डिजाइन कहा जाता है। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं एक कालबेलिया जो है डांस कर रहा है, मतलब एक सपेरा डांस कर रहा है। और ये अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये कई बार इससे प्रश्न आया है। तो क्या आप जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। मतलब अपने भारत देश में जो सांपों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है उनमें से केवल 4 प्रकार के ही सांप हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने से इंसान मर जाते हैं। वो कौन कौन से सांप हैं? तो पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है डुबोइया और चौथा है अफाई। तो
तो आप इन चारों सांपों के नाम याद रख लीजिए कि भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांप हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा है अफाई। इन चारों सांपों को काटने से इंसान की मौत तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये चारों सांप जहरीले हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मतलब जो सांप होते हैं इनके 2 दांत होते हैं और दोनों दांत जो होते हैं वो खोखले होते हैं। पहला दांत, दूसरा दांत, ये दोनों खोखले होते हैं। और जब सांप लोग किसी को काटते तो यही जो दोनों दांत हैं ये जो है दोनों दांत धंस जाते हैं और इन्हीं खोखले दांतों से जहर जो है इन्हीं खोखले दांतों के रास्ते से इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम दी जाए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, इन चारों सांपों ने, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए बस एक ही उपाय है कि जो सांप के असर को जो खत्म करने वाली सीरम है, दवाई है, उसी को जो है इंसान को दे दिया जाए, तभी इंसान बच सकता है। और मज़े की बात आपको बताएं, जो ये दवाई है, जो सीरम है, जो सांप के जहर के असर को ख़त्म करती है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और यह दवाई सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। तो अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो आप तुरंत उसको अपने यहाँ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए, वहाँ पे दवाई आपको मिल जाएगी। तो ये थी भारत के 4 जहरीले सांपों की कहानी। आपको इन चारों जहरीले सांपों का फिगर दिखा दे। पहला है नाग, जो कि आप फिल्मों में खूब इसको देखे होंगे। हर पुरानी फिल्मों में यही सांप रहता था जिसका नाम है नाग। दूसरा सांप है आपका दुबोइया, तीसरा सांप है करैत और चौथा है अफाई। तो आप जो है चारों सांपों का नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक तालिका दी गई है और ये तालिका जो है एग्जाम में पूछी भी गई है, 2-3 बार ये प्रश्न आया है। ये जो नीचे दी गई तालिका में एक तरफ खाने की चीज़ें के नाम है और दूसरी तरफ 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। तो आपको क्या करना है कि जो खाने की चीज़ों को उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलाना है। मतलब ये जो खाने की चीज़ें हैं इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए 1-2 दिन तक इनके घरेलू उपायों से मैच कराना है। तो ये जो दूध है, दूध को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? दूध को सुरक्षित रखने के लिए आपने अपने घरों में देखा होगा कि इसको उबाल दिया जाता है। उबालने से दूध को कुछ देर तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि पके हुए चावल। तो पके हुए चावल को अगर कुछ देर तक सुरक्षित रखना है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। इससे ये रहता है कि चावल जो है ठंडा रहता है और वो खराब नहीं होता है। अगर मान लीजिए हरी धनिया है तो हरी धनिया को अगर आपको कुछ देर तक ताज़ा और सुरक्षित रखना है तो इसको आप गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं और धनिया ताज़ी रहती है, सूखती नहीं है। मान लीजिए प्याज और लहसुन है तो इसको आप अगर खुले में रखते हैं तो भी ये खराब नहीं होता है। प्याज और लहसुन नमी से बचाकर अगर आप रख देते हैं खुले में तो ये सुरक्षित बना रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।